आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करें कि ये जो हिंदी का लेखक है, ये लेखक ऐसा क्यों है? और ये जो हिंदी भाषा है जिसे हम लोग बोलते हैं, ये ऐसी क्यों है? इसकी जड़ें कहाँ हैं? हम में से अधिकतर लोग हैं लेखक को लेखक की तरह देखते हैं, लेकिन मैं लेखक को एक अ, जो जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी का बुर्जुआ। तो हिंदी का बुर्जुआ कौन है? जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, वो है हिंदी का बुर्जुआ। तो हमारा जो हिंदी का लेखक है वो बेसिकली हिंदी के बुर्जुआ का एक अंश है। तो हमें देखना चाहिए कि हिंदी के बुर्जुआ की हिंदी के विकास में कितनी रुचि है, उसने कितना योगदान किया है और उसकी कोई भूमिका है भी कि नहीं है, या है तो कैसी भूमिका है। उससे पता चलेगा, उससे तय होगा कि हिंदी का ये जो लेखक है वो कैसा है। मैं बहुत ही बिना किसी दुविधा के अपने अब तक के अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूं कि हिंदी का जो बुर्जुआ वर्ग है, जिसमें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास आते हैं, उसका हिंदी भाषा और साहित्य से तीन तेरह का रिश्ता है। ये ऐसा बुर्जुआ वर्ग है जिसमें कि साहित्य के लिए बहुत चीजें, मैं बंगाल रहा हूं 30 साल। मैंने बंगाल के और बंगाल के मध्य वर्ग को, बंगाल के समाज को, बंगाली समाज को, बंगाली बुर्जुआ को करीब से देखा है। बंगाली बुर्जुआ बहुत ही इंटीग्रेटेड ढंग से रहता है बंगला कल्चर और बंगला साहित्य और बंगला समाज के साथ। और हिंदी का बुर्जुआ, उसका हिंदी क्षेत्र की कला, संस्कृति, साहित्य, इससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। इसमें शिक्षित लोग भी आते हैं, इसमें अशिक्षित लोग भी आते हैं, और यही वजह है हिंदी की दुर्दशा की। और इसीलिए मैंने ये आपसे बात कही कि हिंदी के बुर्जुआ का जो रिश्ता है, वो तीन तेरह का रिश्ता है। वो कोई अच्छा रिश्ता नहीं है। ये जो हिंदी का बुर्जुआ है, इसकी अ, अनेक विशेषताएं हैं जिन पर कायदे से नजर रखनी चाहिए। उसके बिना ये लेखक समझ में नहीं आएगा कि ये लेखक ऐसा क्यों है। इस हिंदी के बुर्जुआ की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो कि विजुअल है, वो ये कि इसमें आत्म त्याग की भावना नहीं है। बल्कि इसके विपरीत उसमें दौलत, शान शौकत और सामाजिक हैसियत, राजनीतिक हैसियत, इसका अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है। और इसकी दूसरी बड़ी विशेषता यह है, अच्छा, ये जो चीज है, ये चीज लेखक को भी प्रभावित करती है, ध्यान रखिएगा। तो हिंदी के बुर्जुआ की दूसरी विशेषता जो अभी मैंने आपसे कही, उस हटके दूसरी विशेषता यह है कि वह प्रत्येक काम के लिए दूसरे पर निर्भर है। दूसरों का अनुकरण करके वह गर्व महसूस करता है, और दूसरों के अनुग्रह को वो सम्मान समझता है। और अगर वाक चातुर्य से अगर काम ले तो वो खुश हो जाता है। और तीसरी इसकी विशेषता है, जो कि बहुत ही विजुअल है और बहुत ही खतरनाक है, वो ये है कि इसमें आंखों में धूल धूल झोंकने की आदत है। और ये चीजें उसकी राजनीति का भी आधार है। ये जो अभी आपको
बीजेपी फिनोमिना दिखाई दे रहा है ना, ये फिनोमिना का जो मूल मंत्र है, वो एक आंख में कैसे धूल झोंकी जाए, और ये उसने हिंदी बुर्जुआ से लिया है। हिंदी का जो बुर्जुआ है उसकी सबसे खराब चीज यह है कि वह हृदयहीन है, क्षुद्र है, दम्भी है, और निज भाषा और निज संस्कृति से एकदम रहित है। यही वजह है कि उसका व्यक्तित्व बेहद जटिल और संश्लिष्ट भी है। उसमें किसी भी किस्म की सरलता नहीं है, तो बल्कि बाल की खाल निकालने में मास्टर है। वो किसी गांठ को या बड़ी गांठ को या किसी बड़ी प्रॉब्लम को सुलझा नहीं पाता, लेकिन आप बात कीजिए तो बाल की खाल निकालने में मास्टर। सत्ता प्रेम या सत्ताधारी राजनीति के प्रति प्रेम उसमें कूट कूट के भरा हुआ है। वो या तो कांग्रेस का चाकर होगा या फिर वो बीजेपी का चाकर होगा। और इसके कारण उसके अंदर जो एक तरह से स्वार्थमय निष्ठुरता उसके स्वभाव का हिस्सा है। एक और चीज है जो कि मैंने ऑब्जर्व की है, जो कि मैं लगातार इस बुर्जुआ के बीच में ही रहा हूं, हिंदी भाषी बुर्जुआ के बीच में ही रहा हूं, वो ये कि इसमें दयावृत्ति और चारित्र बल नहीं है। ये बड़ी बड़ी जो हाँकते हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया में, हिंदी भाषी बुर्जुआ, मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग और पूंजीपति वर्ग के लोग, उनसे एक सवाल किया जाना चाहिए कि हिंदी भाषी समाज में ग्राम्य पांडित्य और ग्राम्य बर्बरता ये अभी तक क्यों बनी हुई है, क्यों खत्म नहीं हुई। बल्कि ग्राम्य पांडित्य और ग्राम्य बर्बरता का घरों तक विकास हो चुका है, प्रसार हो चुका है। आज स्थिति यह है कि सामान्य जो लोग हैं वो ग्राम्य बर्बरता और ग्राम्य जो पांडित्य है उससे मिडिल क्लास के लोग बुरी तरह से प्रभावित है और उसके शिकार है। और यही वजह है कि जिसे हम लोग कहते हैं कि एक संस्कृति निष्ठ मध्य वर्ग, या जिसे हम लोग भद्र समाज कहते हैं, तो हिंदी भाषी समाज में भद्र समाज का निर्माण हुआ ही नहीं, बल्कि उसके अंदर ये ग्रामीण जो संकीर्णताएं हैं, सांस्कृतिक संकीर्णताएं हैं, वे जो ग्रामीण संकीर्ण आचार व्यवहार है वे उसके अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं, और वे आ गए हैं उसके अंदर, और उनको वो आए दिन महिमा मंडन करता है। और ये ग्राम्य बर्बरता और ग्राम्य पांडित्य को छिपाने का और अपनी जो अज्ञानता है उसे छिपाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, लेखकों में आपने देखा होगा, वो हर चीज को लोक के रूप में व्यक्त करते। साहित्य में लोक व्यक्त हुआ, तुलसी के यहाँ भी लोक व्यक्त हुआ, कबीर के यहाँ भी लोक व्यक्त हुआ। ये लोक पदबंध का बड़ा महिमा मंडन है हिंदी भाषी समाज में और हिंदी भाषी बुर्जुआ में, हिंदी के लेखकों में। कहते हैं लोक की कविता है। अरे उनसे पूछो लोक है क्या। लोक में कोई क्लास नहीं आता, वर्ग नहीं आता, लोक में कोई कास्ट नहीं आती, लोक में कोई क्लास और कास्ट के कंट्राडिक्शंस नहीं आते। लोक के नाम पर इसने एक वायवीय कम्युनिकेशन, वायवीय पदबंध का निर्माण किया जिसके जरिए वो कम्युनिकेट करता है। और लोक की आड़ में वो वर्ग, जाति और समुदाय, इन कैटेगरीज को एकदम इग्नोर करता है और इनमें दाखिल नहीं होना चाहता, इनके बारे में बहस नहीं करना चाहता।
हाँ, एक और है जो कि बहुत ही पावरफुल फिनोमिना है जो कि इस बुर्जुआ में है। उसकी धर्म के बजाय धर्म के प्रचार में बड़ी दिलचस्पी है। उसके धर्म के प्रचार में उसके प्रति उसका विलक्षण प्रेम है। धर्म का कोई मूल्य नहीं मानेगा वो। धर्म के किसी उपदेश पर वो आचरण नहीं करेगा, लेकिन वो धर्म का प्रचार जरूर करेगा। और ये जो धर्म का प्रचार है, ये बेसिकली उसका एक तरह से हिंदी भाषी बुर्जुआ की मास कल्चर का हिस्सा है। ये धर्म का प्रचार उसकी कल्चर का हिस्सा नहीं है। धर्म उसके कल्चर के अंग के तौर पर दाखिल नहीं होता, बल्कि मास कल्चर के रूप में दाखिल होता है। यही वजह है कि धर्म पर और मास कल्चर पर हिंदी भाषी बुर्जुआ जितना आसानी से और जितनी जल्दी खर्च करता है, और जितना ज्यादा खर्च करता है, उतना वो और किसी चीज पर खर्च नहीं करता। संस्कृति और साहित्य पर तो वो एकदम ही खर्च नहीं करता। और जो सामाजिक विकास के से जुड़ी हुई चीजें हैं, उससे तो उसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। संस्कृति के विकास से जुड़ी हुई चीजें, उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो बुर्जुआ है, हिंदी भाषी बुर्जुआ जिसमें कि हम लोग रहते हैं, जो कि इस समाज को डोमिनेट करता है और संचालित किए हुए, उसने अपने इस धर्म और मास कल्चर पर जो खर्चा और अपने इस चरित्र के जो वैविध्यपूर्ण गठन है, जिसकी कि मैंने आपसे चर्चा की, जो मूल्य संरचना उसके व्यक्तित्व की है, उसने एक बड़ा खतरनाक काम किया। उसने कल्चर को और पूरे के पूरे सोसाइटी को घेटों में ले जाके बंद कर दिया। इसलिए यह कल्चर के और ये घेटों से निकलने के, बंद समाज से निकलने के जो प्रश्न है, उन पर कोई बहस नहीं है। साहित्य के जलसे हैं, साहित्य के समारोह हैं, साहित्य के आयोजन हैं। हर आयोजन में सैकड़ों लेखक पार्टिसिपेट करते हैं, हजारों श्रोता पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन वर्तमान के ज्वलंत प्रश्न बहस के केंद्र में नहीं आते। और वर्तमान के ज्वलंत प्रश्नों का केंद्र से गायब होना, बहस के केंद्र से गायब होना, यही उसकी मास कल्चर की और उसके जो व्यक्तित्व के जो मूल्यगत गठन है, जिन मूल्यों की मैंने आपसे चर्चा की, उसकी एक खूबी है कि उसने पूरी कल्चर को, साहित्य को एक तरह से बंद गली में ले जाके छोड़ दिया है। एक अन्य चीज है जो कि बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही भयानक है, उससे साहित्य भी प्रभावित है। वो ये कि हिंदी भाषी बुर्जुआ में और हिंदी भाषी समाज में एकदम व्यापक स्तर पर विचारहीन नियमों का एक तरह से साम्राज्य है। या हम ये कह सकते हैं कि इस समाज में सांस्कृतिक तौर पर पूरी तरह अराजकता है। और इस सांस्कृतिक अराजकता को पैदा करने में हिंदी भाषी बुर्जुआ की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसने कभी भी सांस्कृतिक अराजकता को चुनौती नहीं दी। वो बाबरी मस्जिद को चुनौती दे सकता है वो, लेकिन सांस्कृतिक अराजकता जो उसके समाज में है, इस पूरे हिंदी भाषी बुर्जुआ में है, उसको वो चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। वो जय श्री राम करके अयोध्या प्रयाण कर सकता है, लेकिन सांस्कृतिक जो मूल्यहीनता और सांस्कृतिक अराजकता जो हिंदी भाषी क्षेत्र में, हिंदी भाषी बुर्जुआ के जीवन में जो फैली हुई है, उसके खिलाफ में वो एक स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं है। तो ये एक वास्तविकता है कि उसने सांस्कृतिक अराजकता को जो उसके जीवन में छाई हुई है, उसको कभी चुनौती नहीं दी। और यही वजह है कि वो धर्म बुद्धि या धर्म भेद के जो प्रश्न है, उन्हें नहीं उठाता। जाति भेद के जो प्रश्न है, उनको नहीं उठाता, बल्कि वो जाति भेद और धर्म भेद के प्रश्नों को इस तरह से उठाता है जिससे जाति भेद और धर्म भेद और ज्यादा बढ़े।
जाति और धर्म के आधार पर और ज्यादा समाज में पोलराइजेशन हो, तो इससे कौन सी चीज इंक्रीज होगी? सांस्कृतिक अराजकता, सामाजिक अराजकता, अव्यवस्था, विचारहीनता। और इससे कौन सी चीज पुख्ता होगी? कास्टिज्म पुख्ता होगा, उससे धार्मिक पोलराइजेशन पुख्ता होगा, और उससे एक चीज और पुख्ता होगी, वो ये कि बुद्धि और बुद्धिजीवियों के प्रति नफरत पुख्ता होगी। ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र का जो बुर्जुआ है, उसकी एक और खूबी है, वो ये कि उसने यहां बुद्धि की प्रशंसा और बुद्धि को प्रेज करने की और बुद्धिजीवियों को प्रेज करने की कल्चर नहीं है। और यही वजह है कि हिंदी के लेखकों में भी बुद्धि और बुद्धिमान लोगों को, बुद्धिजीवियों को प्रेज करने की कल्चर नहीं है। प्रशंसा करने के लिए आलोचना भी जरूरी है और सच की प्रशंसा भी जरूरी है। लेकिन न तो यहां आलोचना का भाव है, न सम्मान का भाव है बुद्धिजीवियों के प्रति, लेखकों के प्रति, बुद्धि के प्रति। यहां प्रशंसा किसकी होती है और सम्मान किसे दिया जाता है? जिसकी सामाजिक हैसियत हो, जिसकी राजनीतिक हैसियत हो। अगर अगर अभी पता चल जाए मथुरा में लोगों को कि मेरे अमित शाह से कनेक्शन है और अमित शाह मेरे इशारे पर रहते हैं और मैं जैसे कहता हूं अमित शाह सुन लेते हैं, तो मेरी अचानक हैसियत बढ़ जाएगी। मेरे पढ़े लिखे के नाते हैसियत नहीं बढ़ेगी मेरी। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब हेमा मालिनी के पक्षधर है, तो हेमा मालिनी के पक्षधर होने के नाते उनकी हैसियत बढ़ गई है। इस चेतना ने, यानी सामाजिक और राजनीतिक हैसियत को महत्व देने वाली चेतना ने, जो कि हिंदी बुर्जुआ की विशेषता है, उसने स्वाधीन चेतना को विकसित ही नहीं होने दिया, या जो स्वाधीन चेतना उसे क्षतिग्रस्त किया है। और इससे हिंदी भाषी क्षेत्र में, हिंदी भाषी बुर्जुआ जी में, मध्य वर्ग में एक तरह से लोकतंत्र का अभाव पैदा हुआ और वैचारिक दरिद्रता बढ़ी है। और कौन सी चीज फली फूली है, कौन सी चीज बढ़ी है? और कूपमंडूकता बढ़ी है, धर्मांधता बढ़ी है, संस्कारों के और कुसंस्कारों की एक तरह से बाढ़ आई हुई है। शादी पर बेशुमार खर्च अभी हो रही ना, हजारों। अभी एक चैनल बता रहा था कि तकरीबन 45,000 से अधिक शादियां होनी है अभी। खुलेआम शादी के जो कानून बने हुए हैं उनका उल्लंघन हो रहा है। आपने कभी सिस्टम को एक्टिव देखा इस पर? कभी कोर्ट को एक्टिव देखा इस पर? नहीं। बेइंतहा खर्चीली शादियां, बेशुमार कुसंस्कारों पर खर्चा, और जो एकदम हिरासशील प्रथाएं हैं उन पर खर्चा, गुरु ज्योतिषी इन पर खूब खर्चा, पंडित पुजारी इनके ऊपर खूब खर्चा। मतलब पंडित पुजारी को वो आसानी से पैसे देते हैं, गुरु और ज्योतिषी को आसानी से पैसे देते हैं। वो किसी इंटेलेक्चुअल को पैसे नहीं देते, वो किसी लेखक को पैसे नहीं देते। तो हमारे यहां जो हिंदी भाषी समाज है उसमें गुरु ज्योतिषी पंडित पुजारी इनकी इज्जत अचानक बढ़ गई है। इसने क्या किया कि अलौकिक शक्तियों के प्रति, जो कि अनसाइंटिफिक चीज है, अलौकिक शक्तियों के प्रति विश्वास पैदा किया। और सबसे जो खतरनाक काम हुआ है वो ये कि लोगों में आज्ञाकारिता पैदा हुई है, बजाय इसके क्रिटिकल विवेक पैदा हो, क्रिटिकल सेंस पैदा हो। 75 वर्ष हो गए लोकतंत्र के आने के बाद, हमारे अंदर आज्ञाकारिता कूट कूट कर भरी हुई है।
और इसी आज्ञाकारिता का फासिज्म ने या दक्षिणपंथी राजनीति ने जम के इस्तेमाल किया है। और ये जो अभी एक फिनोमेना चल रहा है ना, नरेंद्र मोदी के आने के बाद में नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति के नाम पर नारायण मूर्ति से लेके इन्फोसिस के जो मालिक हैं, आरएसएस के लोग तक सब एक ही भाषा बोल रहे हैं। नहीं, हिंदुस्तान का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी आरएसएस की भाषा में बोला है, आरएसएस के लोग जो है वो एकदम रिएक्शनरी भाषा में बोल रहे हैं। वे ऐसी किसी भी चीज को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है जो कि इस घेटो समाज से आपको निकाल दे। ये जो आस्था और विश्वास के नाम पर जो एजुकेशन डेवलप की गई है, इससे बाहर ले जाए आपकी बुद्धि को। वे ऐसी एजुकेशन को तैयार करने के लिए तैयार नहीं है जो कि कुसंस्कारों से मुक्ति दिलाए और पोंगापन से, और ये जो भेद बुद्धि है, जाति भेद, धर्म भेद, ये तमाम किस्म के भेद जो सांस्कृतिक भेद ये प्रचलन में है, इनसे मुक्ति दिलाए। कोई पाठ्यक्रम नहीं है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ एजुकेटेड मिडिल क्लास है, लेकिन इस एजुकेटेड मिडिल क्लास के पास में पोंगापन, कुसंस्कार, भेद बुद्धि, इनसे लड़ने का कोई नजरिया नहीं है उसके पास। बल्कि इनके खिलाफ में जो लोग बोलते हैं उन्हें वो पागल समझते हैं और कहते हैं कि ये तो भटके हुए हैं। और अब नरेंद्र मोदी ने तो एक भाषा दे दी है उनको, तो वे आसानी से कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर। तो ये जो हिंदी भाषी बुर्जुआ है, उसने अपना एक शिक्षा का संसार, शिक्षा का जगत, शिक्षा की नीति जिस पैमाने पर निर्मित किया उसे हम लोग कहते हैं शिक्षा के कुतर्क। और शिक्षा के कुतर्क के आधार पर जो सड़ी गली मान्यताएं हैं उनको पुनर्स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। अब मतलब ईडियोसी की पराकाष्ठा है कि नारायण मूर्ति जैसा व्यक्ति जो इंफोसिस का मालिक है वो ये बातें बोल रहा है कि हमारे यहां तो विज्ञान था वेदों के जमाने में। अच्छा, दुनिया में किसी को पता नहीं चला भारत में विज्ञान था, अचानक ये साहब को अभी पता चला है जब से आरएसएस के उभार में आए। इन साहब को भी ये पहले पता नहीं था, 50 साल पहले। अरे अगर वेदों में ही विज्ञान था तो इंफोसिस का कारखाना खोलने की और संस्थान और कंपनी खोलने की जरूरत नहीं थी। यज्ञशाला खोलते, वेदों का पाठ कराते, वेदों की ऋचाओं के आधार पर इंफोसिस के पूरे सिस्टम को डेवलप करते, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। हम देखते, अगर वेदों की ऋचाओं में विज्ञान है और वेदों की ऋचाओं में इस बात की सूचना है और जानकारी है कि आकाश में विमान उड़ सकते हैं, तो वैज्ञानिक शोधशालाओं पर कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। कोई पंडित एक सामान्य कागज का जहाज तो उड़ा नहीं पाया वेद मंत्र खोल के। कुतर्क और कुतर्कों का महिमा मंडन, कुबुद्धि और कुबुद्धि का महिमा मंडन, ये एक ऐसा फिनोमिना है जो कि अभी बिल्कुल एकदम पीक पर है। और इस कुबुद्धि पर हम ज्यादा विश्वास भी करते हैं। तो ये जो नेगेटिव चीजें हैं ये बड़े पैमाने पर हिंदी भाषी बुर्जुआ ने ऐसी क्रिएट की है, जो पूरे के पूरे हिंदुस्तान के साइंटिफिक नॉलेज के जो मॉडर्न पीरियड के इतिहास है उसे एकदम निगेट करती हैं। नारायण मूर्ति ने साइंस नहीं पढ़ी थी, बंगाल के साइंटिस्टों ने साइंस पढ़ी। 19वीं 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों ने जो साइंस की खोजें स्थापित हुई, और ये एक बड़ा फिनोमिना था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वेदों में विज्ञान था। एक अन्य चीज,
जिसकी तरफ मैं ध्यान खींचना चाहूंगा आपका, क्योंकि ये जो अभी जैसे कहें कि कुतर्क शास्त्र चल रहा है और आरएसएस के एकदम जिसे कहें कि इशारे पर बड़े पैमाने पर चल रहा है, वो सीधे सीधे विज्ञान चेतना, विज्ञान की उपलब्धि, इन सबको अस्वीकार करके आगे आ रहा है। संस्कृति प्रेम को, संस्कृति के बुनियादी रूपों को, संस्कृति के बुनियादी मूल्यों को नष्ट करके आगे आ रहा है। प्रोपेगेंडा का अर्थ संस्कृति नहीं है। साहित्य लोग नहीं पढ़ेंगे, साहित्य के अच्छे अच्छे लेखक, प्रथम कोटि के लेखक साहित्य में पढ़ाए नहीं जाएंगे और साहित्य की रक्षा हो जाएगी दोनों दर्जे के तृतीय श्रेणी के लेखकों को पढ़ा के। एक और चीज है जिस पर के कायदे से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो बुर्जुआ है, हिंदी भाषी बुर्जुआ, ये बुर्जुआ वह है जो कि पूरे देश की पॉलिटिक्स को प्रभावित किए हुए है और दक्षिणपंथी राजनीति पर इसका गहरा असर है। ऐसा नहीं कि हिंदी भाषी बुर्जुआ के पास में पैसा नहीं है, उसके पास पैसा है, वो विभिन्न क्षेत्रों में पैसा निवेश भी कर रहा है। शिक्षा में बड़े पैमाने पर निजी पूंजी निवेश हुआ है। तो शिक्षा के मंदिर कैसे तैयार हुए? प्रॉफिट मेकिंग मंदिर तैयार हुए, कल्चर पैदा करने वाले मंदिर तैयार नहीं हुए। सारे संसाधन होने के बावजूद कोई भी बुर्जुआ संस्थान, जो निजी संस्थान है, कोई भी विश्वविद्यालय, अभी ऐसे स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षा के छात्र और मेधावी लोग नहीं पैदा कर पाए जिनके ऊपर देश गर्व करे। इन तमाम विश्वविद्यालयों में जो लोग पढ़ाते हैं आज की डेट में, वो सारे वहां से निकले हुए हैं जिसे हम लोग सरकारी विश्वविद्यालय कहते हैं। तो ये जो शिक्षा संस्थान निजी पूंजी निवेश के जरिए खोले हैं बुर्जुआ जी ने, इनका लक्ष्य संस्कृति का उन्नयन नहीं है। संस्कृति का उन्नयन होता तो कम्युनिकेशन इतना खराब नहीं होता सोशल मीडिया में। आप याद रखिए कि सोशल मीडिया में एक बड़ा हिस्सा है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट, संस्थान, इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, और इनका कम्युनिकेशन कितना खराब है, ये एक तरह से ट्रोल की तरह काम करते हैं। विभिन्न इलाकों की सांस्कृतिक धरोहर, लेखक, बुद्धिजीवी, उनके प्रति इनके अंदर कोई आदर भाव नहीं है, सम्मान का भाव नहीं है। और जो बुद्धिजीवी वहां काम करते हैं उनके प्रति कोई स्वतंत्र माहौल नहीं है। वो चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो। हाँ, बिल्डिंगें हैं, उनमें काम करने वाले लोग हैं। एक इसे कहते हैं कल्चर, एकेडमिक कल्चर। तो ये जो रिसर्च की कल्चर है उसके अभाव में आप हिंदी भाषी बुर्जुआ को पैदा कैसे करेंगे? हिंदी भाषी बुर्जुआ तो ऐसे नहीं पैदा होगा। समाज विज्ञान के विषय पढ़ाए जाते हैं, साहित्य, कला, संस्कृति, सबकी शिक्षा होती है, लेकिन इनके ऊपर गंभीर अनुसंधान पर खर्च करने में इन संस्थाओं की कोई रुचि नहीं है। आश्चर्य की बात है कि पिछले 75 साल में एक भी महत्वपूर्ण इंटेलेक्चुअल उपलब्धि बुर्जुआ संस्थान नहीं दे पाए।
चौंकाने वाली चीज है ये। आपके यहाँ जितने भी लोगों को नोबेल प्राइज मिले, किनको मिले? कहां से आते थे वो लोग? कहां पढ़ते थे वो लोग? कहां पढ़ाते थे वो लोग? कोई हिंदी भाषी क्षेत्र में नहीं था। ये जो परिदृश्य है, ये एक तरह से बताता है कि हिंदी भाषी जो बुर्जुआ है, मध्य वर्ग है, उच्च मध्य वर्ग है, पूंजीपति है, निम्न मध्य वर्ग है, ये एक तरह से जो विकास किया है उसने, उसके पास में सांस्कृतिक शक्ति, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की शक्ति, सांस्कृतिक नवनिर्माण की शक्ति और आधुनिक सांस्कृतिक मूल्यों का बोध और प्रचार की क्षमता उसके पास नहीं है। उसने जिन मूल्यों का प्रचार किया है पिछले 75 साल में, मैं जानबूझ के कह रहा हूं इस बात को, उनमें ज्यादातर रिएक्शनरी वैल्यूज और जीवन मूल्यों का प्रचार किया है। ले दे के एक यूनिवर्सिटी बनी थी जो कि उभर के आई थी, उसको भी बुलडोज कर दिया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय किसी तरह से विकसित होकर आया था, उसे भी बुलडोज कर दिया। आज पूरा शिक्षा जगत संकट में है, आपको कहीं हलचल नहीं मिलेगी। पूरा का पूरा शिक्षा का ढांचा तोड़ दिया गया है, कहीं कोई डिबेट नहीं मिलेगी, कोई आंदोलन नहीं मिलेगा। हर हिंदी भाषी अपने परिवार में अब बच्चों की पढ़ाई पर हजारों रुपए महीने खर्च कर रहा है, लेकिन कोई लड़ाई नहीं मिलेगी। मैंने पढ़ाई की है, बिना पैसे की पढ़ाई की है। मेरे माता पिता का कोई पैसा नहीं खर्च हुआ मेरे ऊपर, और मेरे जैसे हजारों लोग तैयार हुए पिछले सिस्टम में। तो हिंदी भाषी बुर्जुआ की ये जिम्मेदारी बनती है वो संस्कृति के संरक्षण, संस्कृति के श्रेष्ठ मूल्य, संस्कृति के प्रगतिशील मूल्य और संस्कृति के अनुसंधान, समाज विज्ञान के अनुसंधान और शिक्षा की संरचनाओं की रक्षा के लिए प्रयत्न करे और लड़ाई लड़े। आज तो वो शिक्षा के डिसमेंटलिज्म पर एकजुट हो गया है। शिक्षा को कैसे स्वतंत्रता रहित किया जाए, शिक्षा को कैसे सरकार तोड़े, इसमें वो लगा हुआ है। ऐसा तो हमने बुर्जुआ नहीं देखा था। हमने ऐसा बुर्जुआ तो नहीं देखा था जो कि स्कूल कॉलेज बंद हो और वो कोई ध्यान न दे। आप कल्पना कीजिए, आप कल्पना कीजिए, राम मंदिर के लिए अयोध्या में जो दीपमाला लगाई गई, उसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए, और यहां स्कूल के टीचरों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है उत्तर प्रदेश में। स्कूलों के पास बिल्डिंग नहीं है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए पैसे नहीं, कोई कंसर्न नहीं है। हिंदी भाषी बुर्जुआ में कोई इसको लेकर एंगर, गुस्सा नहीं है। उसकी प्राथमिकता एकदम बंद गली में ले गई है उसे, जिसे मैं कहता हूं सांस्कृतिक सामाजिक घेटों। आप लोग कहते हैं ना उसे अंध अनुकरण कर रहा है वो, मैं कहता हूं नहीं, वो अंध का अनुकरण नहीं कर रहा है, बल्कि वो सांस्कृतिक सामाजिक घेटों में बंद है, उसे दिखाई नहीं देता। तो हिंदी भाषी बुर्जुआ की खूबी है कि वह लोक के नाम पर, भीड़ के नाम पर, समुदाय के नाम पर वो असलियत को, रियलिटी को छिपाने की कोशिश करता है। उसकी रियलिटी को जानने और रियलिटी को उद्घाटित करने और रियलिटी की रक्षा करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, और इस अर्थ में वो एक तरह से यथार्थ विरोधी है। संस्कृतहीन तो है ही, इसलिए वहां अभी हिंदी भाषी क्षेत्र में, हिंदी भाषी बुर्जुआ में भद्र समाज नहीं है। और यही बड़ी वजह है कि हिंदी एज ए लैंग्वेज, खड़ी बोली हिंदी एज ए लैंग्वेज, उसका भी संस्कृतिकरण नहीं हुआ है। उसका जो संस्कृतिकरण होना चाहिए, उसका जो परमार्जन होना चाहिए, वो नहीं हुआ। हमने हिंदी को हिंदी के हाल पर छोड़ दिया है, हिंदी के बुद्धिजीवियों को उनके हाल पर छोड़ दिया है, क्योंकि हमारे बुर्जुआ जी की कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें।
हमारे बुर्जुआजी की हिंदी में, हिंदी के लेखक में, हिंदी के साहित्य में कोई दिलचस्पी नहीं। वो जैसे चाहे करें। हमारी दिलचस्पी किसमें? हमारी इंजीनियरिंग में है, मैनेजमेंट में है, हमारी आईआईटी में है, हमारी इसमें है, उसमें है, सिनेमा में है, दुनिया भर में है, लेकिन हमारी हिंदी भाषा और हिंदी लिटरेचर और उसकी बुद्धि और बुद्धिजीवियों में और इसकी रक्षा कैसे बेहतर मूल्यों के जरिए की जाए, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हिंदी भाषी बुद्धिजीवी की दिलचस्पी, हिंदी भाषी बुर्जुआ जी की दिलचस्पी राम मंदिर में है और आरएसएस के एजेंडे में है। लेकिन हिंदी साहित्य की परंपरा को बचाने में उसकी दिलचस्पी नहीं है। और यही वह जगह है जहां से कि वह एकदम बर्बर बुर्जुआ जी की तरह आचरण करते हुए दिखाई देता है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।